हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आ गया हूं एक नया करंट अफेयर्स का सीरीज। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में हम लोग जो डेली जो न्यूज होता है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, ठीक है, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स हो, तो उसी को हम लोग जो है कवर करते हैं डेली। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज कौन सा न्यूज है। देखो, आज का पहला न्यूज जो है एडीबी को लेके है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्जाम में ये जो फंडिंग बॉडीज हैं इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में अगर बात करें, ये कहाँ पे है? फिलीपींस में है। ये कहाँ पे है? फिलीपींस में है। फिलीपींस का कहाँ पे? मनीला में है। फिलीपींस का मनीला में है। इसका हेड कौन है, कोई बता सकता है? मसत्सुकु असाकावा। असाकावा। तो यही जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने कितना अप्रूव किया है? $6.5 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। किसको? ग्रीनवे को। किसको? ग्रीनवे को। अब ग्रीनवे जो है, ये जो कुकर आप देख रहे हैं, ये कुकर जो है ये ग्रीनवे प्रोवाइड करता है। ये कुकर के थ्रू क्या है, जो ग्रीन एनर्जी या फिर जो नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट है वो ये फुलफिल करता है, यानी कि यहां से लेस कार्बन जो है यहां से एमिट होता है। तो ऐसे ही कुकर को प्रोवाइड कौन करना चाहता है? ग्रीनवे। और इसी के लिए लोन किसने दिया है? एडीबी। कितना अमाउंट का लोन दिया है? 6.5 मिलियन। 6.5 मिलियन का जो है यहां पे लोन दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखो यहां पे बात करें अगर, द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड ग्रीनवे ग्रामीण, नाम याद रखना, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड हैव साइंड यूएसडी 6.5 मिलियन। अमाउंट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो 6.5 मिलियन सीनियर सिक्योर्ड लोन एग्रीमेंट फॉर द ग्रीनवे कार्बन क्रेडिट्स जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ग्रीनवे कार्बन क्रेडिट्स जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहां पे तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये कार्बन क्रेडिट है क्या? अब देखो, कार्बन क्रेडिट क्या है कि हर एक कंट्री को जो है कार्बन यूज करने के लिए एक सर्टेन लिमिट दिया जाता है। ठीक है, कि कार्बन को यूज करने के लिए एक सर्टेन लिमिट दिया जाता है हर एक कंट्रीज को, उसे हम लोग कहते हैं कार्बन क्रेडिट। ठीक है, अब देखो कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि मान लो एक ए कंट्री है, एक बी कंट्री है। ठीक है, मान लो ए कंट्री, मान लो टोटल लिमिट जितना वो खर्चा कर सकता है वो मान लो 200 है। ठीक है, वो मान लो 200 है। तो जो ए कंट्री है, जो ए कंट्री है, मान लो उसने 100 खर्चा किया है। इसने मान लो कितना खर्चा किया है? इसने मान लो ज्यादा खर्चा कर दिया। मान लो इसने जो 200 है वो ऑलरेडी खर्चा कर चुका है एंड उसको और ज्यादा चाहिए। तो वो क्या कर सकता है? वो इससे जो बचा हुआ जो 100 है ये उधार में ले सकता है बाय प्रोवाइडिंग सम मनी। उसे हम लोग कहते हैं कार्बन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है? लोन। तो लोन किस पे ले रहा है? वो कार्बन एमिशन पे वो लोन ले रहा है। सो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ग्रीनवे कार्बन क्रेडिट जेंडर फाइनेंस प्रोजेक्ट। और ये जो फाइनेंसिंग है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ $3.25 मिलियन फर्स्ट लॉस लिक्विडिटी रिजर्व। फर्स्ट लॉस लिक्विडिटी रिजर्व यानी कि अगर मान लो ये ग्रीनवे, ये जो ग्रीनवे कंपनी, इसने तो लोन लिया है किससे? एडीबी से लोन लिया है। अगर मान लो एडीबी से जो लोन लिया है वो अगर चुका नहीं पाता है एडीबी को, देन ये फर्स्ट लॉस लिक्विडिटी रिजर्व कौन, मतलब उसके बिहाफ में कौन एडीबी को पैसा देगा? क्लाइमेट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फंड, जिसे हम लोग सीआईडीएफ कहते हैं। तो सीआईडीएफ जो है उसके बिहाफ में पैसा देगा। समझ में आया बच्चों कि एडीबी जो है पार्टनरशिप किया है किसके साथ? ग्रीनवे के साथ पार्टनरशिप किया है। कितना पार्टनरशिप किया है? 6.5 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो है पार्टनरशिप किया है। और ये जो लोन दिया है इसमें 3.25 मिलियन का फर्स्ट लॉस लिक्विडिटी रिजर्व कौन प्रोवाइड करेगा? क्लाइमेट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फंड प्रोवाइड करेगा। एंड वो कितना फर्स्ट लॉस रिजर्व प्रोवाइड करेगा? 3.25 मिलियन का फर्स्ट लॉस रिजर्व प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
अबाउट द प्रोजेक्ट, अगर हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करें, तो द प्रोजेक्ट एम्स टू फैसिलिटेट द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 मिलियन सब्सिडाइज्ड ग्रीन जंबो स्टोव्स। तो जैसे मैंने वो पिक्चर में दिखाया था कि जो ग्रीन जंबो स्टोव्स हैं वो प्रोवाइड किया जाएगा कहां पे, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, टू द रूरल हाउस होल्ड, जो गांव खेड़ में जो घर है वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। कौन से स्टेट्स में? मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा में प्रोवाइड किया जाएगा। द इम्प्रूव्ड कुक स्टोव्स रिड्यूस हाउस होल्ड फ्यूल कंजम्पशन, जो इम्प्रूव्ड जो कुक स्टोव्स हैं वो क्या करेगा, वो हाउस होल्ड फ्यूल कंजम्पशन को रिड्यूस करेगा बाई 65%, स्मोक एमिशंस बाई 70%। तो एक तो जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी कम होगा बाई 65%, उसके साथ साथ जो स्मोक एमिशन है यानी कि जो कार्बन है वो क्या है, कम एमिट होगा, और वो कितना, बाई 70%, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाई 22.9 मिलियन टन। तो ये जो 70% जो कम होगा उसका अमाउंट कितना होगा, 22.9 मिलियन टन। तो यानी कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम एमिट करेगा थ्रू दिस ग्रीनवे जंबो स्टोव्स। The Greenway will sell the carbon credits generated from the use of the improved cook stoves to international buyers। यानी कि अब देखो यहाँ पे ये जितने भी स्टोव्स हैं इसमें क्या है, एक तो कम फ्यूल कंजम्पशन होगा, उसके साथ साथ क्या हमें देखने को मिलेगा कि कम कार्बन एमिट होगा। अब कम कार्बन एमिट होगा यानी कि उसके पास कार्बन बच रहा है, तो वही कार्बन को वो क्या कर सकता है, लोन के तौर पे जो इंटरनेशनल बायर्स हैं उसको वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो और ये काम कौन करेगा, ग्रीनवे, तो वहां से भी ग्रीनवे जो है वो पैसा कमाएगा। सो दिस इज डन थ्रू इट्स सब्सिडियरी। तो ये ग्रीनवे का सब्सिडियरी है एसडीजी 13 वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है ये कार्बन क्रेडिट को सेल करने में मदद करेगा। The financial aid from ADB will allow the Greenway to bridge the gap। वो क्या करेगा कि ये जो गैप है उसको ब्रिज करने में मदद करेगा between the time it takes to sell the carbon units and the general operation cost। ठीक है, तो जितना टाइम लगता है to sell the carbon units and the general operation cost, उसको जो है वो गैप को फिलअप करने में ये मदद करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि कार्बन फाइनेंस क्या है। व्हाट इज कार्बन फाइनेंस? देखो, कार्बन फाइनेंस इज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म दैट कैन बी यूज्ड टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, कि जिससे क्या है, एक फाइनेंस मैकेनिज्म है यानी कि पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो जो क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज को कम करने में मदद करेगा, ठीक है। यही क्लाइमेट चेंज के लिए जो हर साल जो कॉन्फ्रेंस होता है उसका नाम क्या होता है, सीओपी यानी कि कॉप, जो अभी चल रहा है, ठीक है। सो कार्बन क्रेडिट्स आर जनरेटेड फ्रॉम प्रोजेक्ट्स दैट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। दीज क्रेडिट्स कैन बी सोल्ड टू इंटरनेशनल बायर्स। ये जो क्रेडिट्स हैं इसको जो है इंटरनेशनल बायर्स को सेल कर सकते हैं। Who can use them to offset their own emission, जो क्या है उसको यूज कर सकता है अपना एमिशंस को फुलफिल करने के लिए। याद रखना, एक कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर 1 मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। तो एक कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर 1 मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सीआईडीएफ के बारे में। सीआईडीएफ क्या प्रोवाइड करेगा, फर्स्ट लॉस रिजर्व, ठीक है, फर्स्ट लॉस रिजर्व प्रोवाइड करेगा। यानी कि अगर ग्रीनवे अगर लोन नहीं दे सकता है देन उसके बिहाफ में कौन पैसा प्रोवाइड करेगा, CIDF. So the Climate Innovation and Development Fund is a blended finance facility with the initial of USD 25 million। तो ये शुरुआत जब हुआ था इसका इनिशियल कॉर्पस कितना था, 25 मिलियन का कॉर्पस था। दैट इज मैनेज्ड बाय ADB, जिसको मैनेज कौन करता है, ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2021 विद इनिशियल फंडिंग फ्रॉम ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज एंड गोल्डमैन सैक्स। जहां पे इनिशियल फंडिंग किसके तरफ से हमें देखने को मिला, ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज एंड गोल्डमैन सैक्स के तरफ से हमें देखने को मिला। CIDF aims to support innovative non-sovereign climate change products, यानी कि non-sovereign यानी कि related to not related to government। sovereign का मतलब क्या है, गवर्नमेंट, ठीक है, sovereign का मतलब क्या है, गवर्नमेंट, तो नॉन सॉवरेन का मतलब क्या है, नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंट। सो CIDF एम्स टू सपोर्ट इनोवेटिव नॉन सॉवरेन क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट्स। कहां पे, इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। कहां पे, साउथ और साउथ ईस्ट
एशिया में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, प्रेसिडेंट का नाम क्या है? मसाजुकी असाकावा, जो मैंने शुरुआत में ही बोला था। हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला फिलीपींस में है, इन द मंडलुयोंग सिटी। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1966। मेंबर्स याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था। मेंबर्स कितने हैं? 68 मेंबर्स हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं IWAI, यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अमेजॉन, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अमेजॉन ने एमओयू साइन किया है। क्यों एमओयू साइन किया है? टू यूटिलाइज द गंगा रिवर फॉर कार्गो मूवमेंट, की वो जो है गंगा रिवर को यूज करे कार्गो मूवमेंट के लिए। देखो हम लोग को पता है कि जो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, जैसे ये जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ये लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्लाइट्स का या फिर ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। बट अभी जो है इनलैंड वाटरवेज ऑफ जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये अमेजॉन के साथ जो है पैक्ट साइन किया है, जहां पे अमेजॉन अपना सामान भेज सकता है गंगा रिवर के थ्रू। तो देखो यहाँ पे जो पिक्चर में देखो वाटर बॉडीज के थ्रू देखो ये सामान भेजा जा रहा है अमेजॉन का, ठीक है। तो ये काम जो है ये अमेजॉन और इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में ये पैक्ट हुआ है। चलो इन डिटेल में न्यूज को एक बार देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो यहां पे क्या दिया गया है कि ऑन नवंबर 22, 2023 द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग IWAI कहते हैं, and Amazon have signed a memorandum of understanding enabling Amazon to utilize the Ganga river, जहां पे Amazon जो है वो गंगा रिवर का यूटिलाइजेशन यहाँ पे कर सकता है, यानी कि इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है, फॉर कार्गो मूवमेंट, ट्रांसपोर्टिंग कस्टमर शिपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जहां पे क्या है? कस्टमर शिपमेंट्स और प्रोडक्ट्स का यहाँ पे जो है इस्तेमाल कर सकता है। एक बात ध्यान में रखना कि जो गंगा रिवर है उसको हम लोग कहते हैं NW1, जैसे हाईवेज होता है ना, जैसे वहां पे हम लोग NH1 NH2 कहते हैं हाईवेज में, वैसे वाटरवेज को भी जो है NH में यहाँ पे जो है डिपिक्ट किया गया है। तो नेशनल वाटरवेज 1 किसको कहा जाता है? गंगा रिवर को। द फर्स्ट शिप विद ई कॉमर्स कार्गो विल सून बी फ्लैग्ड फ्रॉम पटना, ये पटना से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? कोलकाता तक जाएगा ये, ठीक है। जो फर्स्ट जो कार्गो शिप है सामान लेकर जाएगा, ठीक है। This collaboration is a significant step towards realizing the Prime Minister Narendra Modi's maritime Amritkaal vision of 2047। नरेंद्र मोदी का जो अमृतकाल विजन है वो कब तक का है? 2047 का। ये जो ईयर्स है, ये जो एम है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखना कि जो मेरीटाइम अमृतकाल विजन है नरेंद्र मोदी का, वो कब तक का है? 2047 का है। बाय एनहांसिंग इनलैंड वाटरवेज एज एन अफोर्डेबल and sustainable mode of transportation and promoting cargo movement through the inland water transport using national waterways 1, कि जो नेशनल वाटरवेज 1 है उसके थ्रू जो है वो कार्गो भेज सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइनिंग सेरेमनी। साइनिंग सेरेमनी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट थे? तो देखो द एमओयू वाज साइंड इन प्रेजेंस ऑफ द यूनियन मिनिस्टर। मिनिस्टर का नाम याद रखना है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। ये जो है मिनिस्टर है किसके? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। याद रखना है पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के ये मिनिस्टर हैं। एंड सेक्रेटरी ऑफ MOPSW, यानी कि देखो एक तो कैबिनेट मिनिस्टर आए हैं सर्बानंद सोनोवाल, उसके साथ साथ इसके जो सेक्रेटरी है, ठीक है, उसके साथ ये इसके जो सेक्रेटरी है नाम है TK रामाचंद्रन, एंड चेयरमैन ऑफ IWAI संजय बंदोपाध्याय, ये भी जो है यहाँ पे मौजूद थे। एक तो IWAI के चेयरमैन, उसके साथ जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री के, एंड जो कैबिनेट मिनिस्टर है, तीनों ही यहाँ पे जो है मौजूद थे। आ जाते हैं हाउ विल दिस एमओयू बेनिफिशियल फॉर अमेजॉन। ये अमेजॉन के लिए बेनिफिशियल कैसे है? अमेजॉन ने क्यों ये पैक्ट साइन किया है? तो दिस विल एनेबल द अमेजॉन टू एंश्योर फास्टर, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल पैकेज डिलीवरी बेनिफिटिंग मिलियंस ऑफ सेलर्स विथ वाइडर रीच। जिससे क्या है? मिलियंस ऑफ सेलर्स बेनिफिट होगा, जहां पे क्या है? वाइडर रीच हमें देखने को मिलेगा। इट ऑल्सो लोअर्स इट्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इससे जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। सही बात है, क्योंकि मान लो अगर गंगा के बीच से अगर वो सामान लेकर जा रहा है तो दोनों तरफ वो जो है सामान प्रोवाइड कर सकता है। इससे क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम हो जाएगा अल्टीमेटली, एंड वो लार्ज एरिया कवर कर पाएगा, ठीक है। सो इट ऑल्सो लोअर्स इट्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड द न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर ऑल ई कॉमर्स कंपनीज टू लेवरेज द एक्सटेंसिव इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया, ताकि वो जो है एक्सटेंसिव
जो इनलैंड वाटरवेज हैं हमारे देश में, उसको जो है वो लेवरेज कर सकता है। कोलैबोरेटिवली IWAI यानी कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड Amazon will explore and implement innovative solution for the evolving e-commerce industry। वो क्या करेगा, वो इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा किसके लिए, ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए। एंड दैट विल फॉस्टर अ ग्रीनर एंड मोर रेजिलियंट लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। जो क्या फॉस्टर करेगा, यानी कि क्या प्रेजेंट करेगा, एक ग्रीनर और एक रेजिलियंट लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को। In January 2023, Amazon had a dedicated air cargo network। ठीक है, अगर बात करें जनवरी 2023 के बारे में, Amazon के पास एक खुद का डेडिकेटेड एयर कार्गो नेटवर्क स्टार्ट किया उन्होंने। ठीक है, किसके थ्रू, Amazon एयर के थ्रू। तो ये भी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखना। Amazon एयर कब स्टार्ट हुआ, जनवरी 2023 में। और अभी जाके क्या स्टार्ट हुआ कि वो गंगा रिवर के थ्रू भी जो है वो सामान को भेज सकता है। इसके लिए पैक्ट किसके साथ किया है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ जो है ये पार्टनरशिप किया है। अगर बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट कंज्यूम 18.5%। ठीक है, जो रेलवेज एंड रोडवेज जो ट्रांसपोर्ट है वो कितना कंज्यूम करता है, 18.5% एंड 91.6% रेस्पेक्टिवली। ज्यादा फ्यूल वो यूज करता है देन वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑब्वियसली, क्योंकि जो रेलवेज हैं, रोडवेज है, उसमें ट्रैफिक ज्यादा है एंड ऊपर से वो कम जगह जो है वो कवर कर सकता है। बट अगर मान लो गंगा के बीच से अगर कोई जा रहा है, देन वो दोनों बैंक्स उसके पास है। ठीक है, दोनों बैंक्स उसके पास है, रिवर के जो दोनों बैंक्स होते हैं वो उसके पास है, तो आराम से वो सामान भेज सकता है। ऊपर से पानी में किसी का कोई ट्रैफिक भी नहीं है, आराम से जो है वो पहुंच सकता है। तो इसमें क्या है, फ्यूल कम कंजम्पशन होगा। सो मोर फ्यूल जो है यूज होता है रेलवेज एंड रोडवेज में। एंड इट हाईलाइट्स द वाटर ट्रांसपोर्ट एज द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड। और इससे क्या है, जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये ज्यादा जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड है। अगर बात करें मेरीटाइम इंडिया विजन 2030 का, तो इट एम्स टू इंक्रीज वाटर ट्रांसपोर्ट वॉल्यूम्स बाय ओवर 200 मिलियन मेट्रिक टन बाय 2030। ये एम है, इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सीड 500 million metric ton by 2047 as per the Amrit Kal Vision 2047 launched during the Global Maritime India Summit 2023। कि Global Maritime India Summit 2023 तक जो है ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करें इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, तो चेयरपर्सन याद रखना संजय बंदोपाध्याय है। हेडक्वार्टर कहां पे है, नोएडा उत्तर प्रदेश। पेरेंट मिनिस्ट्री यानी कि ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। एस्टैब्लिश कब हुआ था, इन द ईयर ऑफ 1986। नेक्स्ट न्यूज में आ जाते हैं, ये जो है ब्लू डार्ट और इंडिया पोस्ट को लेकर है। ब्लू डार्ट एंड इंडिया पोस्ट को लेकर ये नेक्स्ट न्यूज है। तो ब्लू डार्ट हम लोग को पता है ये क्या है, ये प्राइवेट एक कंपनी है जो क्या है, कुरियर प्रोवाइड करता है। ये इसका नाम हम लोगों ने हर कोई सुना है, ब्लू डार्ट। ठीक है, किसके साथ पार्टनरशिप किया है, इंडिया पोस्ट के साथ पार्टनरशिप किया है टू प्रोवाइड पार्सल लॉकर सर्विस। अब पार्सल लॉकर सर्विस होता क्या है कि मान लो कोई एक पर्सन है, ठीक है, वो मान लो न्यू दिल्ली में रहता है। ठीक है, उसने मान लो कोई सामान ऑर्डर किया है जो कि 2 दिन में आने वाला है। ठीक है, वो सामान, अब मान लो उसके ऑफिस से उसके बॉस ने कहा कि बेटा तुमको जो है जाना पड़ेगा अभी 5 दिन के लिए, तुमको मान लो कोलकाता जाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसका सामान तो आने वाला है 2 दिन में। ठीक है, तो ये मान लो अभी कोलकाता पहुंच गया है। ये जो सामान देने वाला जो आदमी है, ये आएगा उसके घर में सामान देने के लिए, बट वो घर में तो रहेगा नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, वो 2 बार जा सकता है। ठीक है, एक बार जाएगा, नहीं है, ठीक है, उसको रिशेड्यूल करेगा, नेक्स्ट डे फिर से आएगा, नहीं है, तो इससे होता क्या है, वो सामान फिर से लौट के जो है वो पीछे चला जाता है। ठीक है, यानी कि वो कहां पे, वो लौट के जहां से आया था वो वहां पे भेज दिया जाता है। तो इससे प्रॉब्लम किसको होता है, इससे प्रॉब्लम जो है कस्टमर को प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम किसको हुआ, ये वाला पर्सन को प्रॉब्लम हुआ। तो इसीलिए ये मेनली जो है फॉरेन में चलता है। ठीक है, कि यहाँ पे ऐसे एक लॉकर सिस्टम्स बनाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लॉकर्स रहते हैं। ठीक है, अब यही लॉकर में उसमें उसका सामान रख दिया और उसमें एक पासवर्ड रहता है, और जब ये
आदमी जब ये आएगा, मान लो ये कोलकाता से 5 दिन के बाद जब ये न्यू दिल्ली लौट के आएगा, तो क्या कर सकता है, वो लॉगिन आईडी जो पासवर्ड है उसको डाल के, ठीक है, वो अपना सामान वहां से ले सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, तो कोई भी इशू नहीं होगा। तो यही जो है कॉन्सेप्ट है पार्सल लॉकर सर्विस का। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस में अभी जो है पार्सल लॉकर सर्विस देखने को मिलेगा। इसके वजह से जो ब्लू डार्ट है उसने पार्टनरशिप किया है किसके साथ, इंडिया पोस्ट के साथ जो है ये पार्टनरशिप किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं न्यूज देख लेते हैं। तो ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद, किसके साथ किया है, इंडिया पोस्ट, टू इंट्रोड्यूस एन ऑटोमेटेड डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस एट सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस अक्रॉस इंडिया। की जो सिलेक्टेड पोस्ट ऑफिस है वहां पे ऑटोमेटेड डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस वो इंट्रोड्यूस किया है। And with this, the Blue Dart aims to offer an additional delivery method to its customer। और इससे क्या है कि वो additional delivery method जो है customers को ये जो है provide किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर एडिशनल इन्फो के बारे में, तो देखो जैसा मैंने कहा था कि ये जो लॉकर सर्विस है इसका काम क्या है। सो दीज लॉकर्स विल एनेबल द कस्टमर्स टू रिट्रीव देयर पार्सल्स फ्रॉम द डिजिटल लॉकर यूजिंग असाइंड कोड ओटीपी। तो वो जो है वो ओटीपी कोड देकर वो जो है आराम से वो अपना सामान ले सकता है। दिस एलिमिनेट्स द नीड फॉर पर्सनल रिसीट्स और साइनिंग फॉर अ पैकेज। देखो जब भी हम लोग कोई पैकेज लेते हैं तो हम लोगों को जो है सिग्नेचर करना पड़ता है, हम लोगों को साइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है सिग्नेचर करने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर नोट के बारे में बात करें तो इंडिया पोस्ट लॉन्च्ड एनविट एज पायलट प्रोजेक्ट इन पुणे महाराष्ट्र इन 2021। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है पार्सल लॉकर का, ये कॉन्सेप्ट 2021 में पुणे में स्टार्ट हो चुका है। पुणे का कहां पे, वो हिंजवाड़ी रीजन में। ठीक है, हिंजवाड़ी क्या है, आईटी सेक्टर है वहां पे। तो वो हिंजवाड़ी रीजन में हम लोग को देखने को मिला था ये एनविट। ठीक है, क्योंकि जो आईटी सेक्टर वाले जो लोग होते हैं वो क्या है, कहीं एक जगह नहीं रहते हैं। हो सकता है कि कहीं और किसी शहर में चले गए, किसी और देश में चले गए, ठीक है, काम की वजह से। तो उन लोगों का जो पार्सल सिस्टम है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो उन लोगों को मिल नहीं पाता है। तो उसके लिए ये जो है ये एज अ पायलट प्रोजेक्ट यानी कि एज अ बीटा फेज इसको स्टार्ट किया गया था। नाम क्या था, एनविट। याद रखना कब स्टार्ट किया गया था, 2021 में। कहां पे, पुणे में हमें देखने को मिला था। बात करें अगर इंडिया पोस्ट के बारे में, ठीक है, ये कौन सा डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर में आता है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। इंडिया पोस्ट का डायरेक्टर जनरल के बारे में अगर बात करें तो आलोक शर्मा। हेडक्वार्टर कहां पे, न्यू दिल्ली। एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1854 में एस्टैब्लिश हुआ था। बात करें अगर ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड का, बात करें अगर ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड का, तो सीईओ कौन है, बालफोर मैनुअल। बालफोर मैनुअल जो है इसका सीईओ है। हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र में है। एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1983 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज है वन वेब इंडिया। इंपॉर्टेंट न्यूज है वन वेब इंडिया। ये जो है इंडिया का फर्स्ट फर्म बन चुका है टू गेट इन स्पेस अप्रूवल फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस। कहां पे, इंडिया में। ठीक है, तो वन वेब इंडिया जो है एक फर्स्ट फर्म बन चुका है कि उसको जो है इन स्पेस अप्रूवल मिले फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इन इंडिया, कि उसको जो है इन स्पेस अप्रूवल मिले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। OneWeb India has become the first firm. OneWeb India has become the first firm to receive the authorization from Indian National Space Promotion and Authorization Center, जिसे हम लोग इन स्पेस कहते हैं, टू लॉन्च यूटलसैट। उसने क्या लॉन्च किया है, यूटलसैट को जो है यहाँ पे लॉन्च किया है। OneWeb's कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस कहां पे है, ये इंडिया में जो है ये फर्स्ट यूटलसैट लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है, वन वेब इंडिया। याद रखना इंडिया का फर्स्ट जो है ऐसा सैटेलाइट जो क्या करेगा, इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो विद दिस वन वेब इंडिया जो है जो कंपनी है, सो विद दिस वन वेब इंडिया एम्स टू एक्सटेंड द इंटरनेट सर्विसेज टू रूरल एंड अनकनेक्टेड एरियाज। अब देखो अगर सैटेलाइट अगर रहेगा, ठीक है, अगर सैटेलाइट रहेगा तो क्या है, पूरा देश को जो है वो इंटरनेट पहुंचा सकता है। सो विद दिस वन वेब इंडिया एम्स टू एक्सटेंड इंटरनेट सर्विसेज टू रूरल एंड अनकनेक्टेड एरियाज एंड द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया ऑन अ 24/7 बेसिस यूजिंग द यूटलसैट वन वेब कंस्टेलेशन। ये यूटलसैट की मदद से जो है ये भेज सकता है।
Authorization valid for 5 years is subject to the assignment of the spectrum by the Department of Telecommunication DOT। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि ये जो ऑथराइजेशन है ये 5 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, द वन वेब कॉन्स्टलेशन कंप्राइजेस, देखो कितने सैटेलाइट्स हैं, 648 सैटेलाइट्स हैं, ऑर्बिटिंग द अर्थ इन सर्कुलर पोलर ऑर्बिट्स at 1200 kilometer altitude and shall provide 21 Gbps थ्रूपुट ओवर इंडिया। तो इसमें जो है थ्रूपुट कितना देखने को मिलेगा, 21 Gbps। अब इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड 21 Gbps रहेगा, ये थ्रूपुट रहेगा। इतना अगर थ्रूपुट नहीं रहेगा ना तो लोगों को जो है अच्छा स्पीड नहीं मिलेगा। मान लो 100 Mbps का तुम्हें स्पीड चाहिए, ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा? और ये देखो ये पूरा कंट्री के लिए है, तो इसीलिए जो है 21 Gbps का थ्रूपुट इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो OneWeb इंडिया ऑलरेडी होल्ड्स लाइसेंसेस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन and has obtained approvals to establish and operate gateways in Gujarat and Tamil Nadu। इंपॉर्टेंट बन जाता है कहां पे ये फर्स्ट स्टार्ट करने को मिलेगा, गुजरात एंड तमिलनाडु में हम लोगों को फर्स्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओडिशा सीएम, ठीक है, ओडिशा के ऊपर ये न्यूज है। तो ओडिशा सीएम नवीन पटनायक, ठीक है, ओडिशा सीएम नवीन पटनायक इनॉग्रेटेड AIFF की यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन देन फीफा टैलेंट एकेडमी इन भुवनेश्वर। ठीक है, यहाँ पे जो है एक महान हस्ती भी थे यहाँ पे, इनका नाम कोई बता सकता है? इनका नाम है आर्सेन वेंगर। आर्सेन वेंगर, ये जो इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो फुटबॉल टीम है आर्सेनल, या आर्सेनल के पहले मैनेजर हुआ करते थे आर्सेन वेंगर। ठीक है, तो ये भी जो है यहाँ पे प्रेजेंट थे, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो इन्होंने क्या किया है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फीफा टैलेंट एकेडमी जो है स्टार्ट किया है। कहां पे? भुवनेश्वर में जो है ये स्टार्ट किया है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूज। तो देखो ओडिशा सीएम नवीन पटनायक, ओडिशा का सीएम नवीन पटनायक इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, जिसे हम लोग फीफा कहते हैं, टैलेंट एकेडमी। कहां पे? कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर ओडिशा। कहां पे हमें देखने को मिला? कलिंगा स्टेडियम, जो कहां पे है? भुवनेश्वर ओडिशा में है। इट वाज इनॉग्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ आर्सेन वेंगर। तो जैसा मैंने कहा कि चीफ ऑफ ग्लोबल फुटबॉल डेवलपमेंट एट फीफा एंड फॉर्मर आर्सेनल मैनेजर, तो इनको भी यहाँ पे बुलाया गया था, उन्हीं के प्रेजेंस में जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट ये देखो, ये जो स्ट्रेटेजिक जो इनिशिएटिव है इज अ कोलैबोरेटिव इफेक्ट बिटवीन AIFF, फीफा एंड द ओडिशा गवर्नमेंट टू एलिवेट फुटबॉल डेवलपमेंट इन इंडिया। कि इंडिया में जो है ताकि फुटबॉल डेवलपमेंट हो, फुटबॉल और आगे बढ़े, क्योंकि इंडिया में क्या है, सिर्फ क्रिकेट ही जो है ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्रिकेट के ऊपर, फुटबॉल के ऊपर कोई ध्यान ज्यादा देता नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर ताकि जो फुटबॉल है वो भी डेवलप हो इंडिया में, तो इसीलिए जो है इसके ऊपर ज्यादा काम किया जा रहा है। अ टोटल ऑफ 50 टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर्स इंक्लूडिंग 15 फ्रॉम ओडिशा, ठीक है, 15 जो है ओडिशा से रहेगा, इन द अंडर 14 कैटेगरी विल बी सिलेक्टेड फॉर द AIFF फीफा एकेडमी फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। ठीक है, अक्रॉस इंडिया AIFF फीफा एकेडमी से हम लोगों को ये देखने को मिलेगा। द एकेडमी विल बी हेडेड बाय अ फीफा अपॉइंटेड कोच along with various coaches and staff from AIFF and the Odisha government। ये हम लोगों को कहां से देखने को मिलेगा? एक तो ओडिशा गवर्नमेंट में भी हम लोगों को देखने को मिलेगा, और इसको हेड कौन करेगा? एक फीफा अपॉइंटेड कोच जो है इसको हेड करेगा। द इनॉग्रल इवेंट वाज हेल्ड ड्यूरिंग द इंडिया वर्सेस कतार एनकाउंटर, जो कि हुआ था, जहां पे एट लास्ट वो इंडिया हार गया। ठीक है, इंडिया का स्कोर था 0, कतार का था 3 स्कोर था। ठीक है, तो इंडिया हार गया था, तो उसी मैच में जो है ये इनॉग्रल इवेंट को अनाउंस किया गया था ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2026 एंड द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन एशिया कप सऊदी अरेबिया 2027 जॉइंट क्वालिफिकेशन कैंपेन इन द कलिंगा स्टेडियम, जो हम लोग को कहां पे देखने को मिला? कलिंगा स्टेडियम में देखने को मिला। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम में हम लोगों को देखने को मिला था। बात करें अगर ओडिशा के बारे में, सीएम कौन है? नवीन पटनायक। गवर्नर कौन है? रघुबर दास। कैपिटल कहां पे है? भुवनेश्वर में। नेशनल पार्क सिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये जो है नेशनल पार्क हम लोगों को ओडिशा में देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट जो न्यूज है
इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का विजिट को लेके है। द्रौपदी मुर्मू ने कहां पे विजिट किया? ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश में विजिट किया। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कहां पे विजिट किया? ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश में जो है ये विजिट किया है। ठीक है, तो देखो, Draupadi Murmu, the President of India, was on an official visit to Odisha and Andhra Pradesh from November 20 to November 22, 2023. अब इसका हाइलाइट्स क्या है? सबसे पहला, द्रौपदी मुर्मू along with अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा कौन है? मिनिस्ट्री जो है मिनिस्टर हैं किसके? ट्राइबल अफेयर्स के। सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इनॉग्रेटेड द न्यू एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल कैंपस। कहां पे? कुलियाना, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, जो कि उड़ीसा में है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल यानी कि जिसे हम लोग EMRS कहते हैं, इसके ऊपर ये बजट में क्या कहा गया था कि 750 जो है टीचर्स प्लस स्टाफ को जो है यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। बात करें अगर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के, तो ये जो है ये ST कैंडिडेट्स के लिए है, शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए ये है। शी फ्लैग्ड ऑफ 3 न्यू ट्रेन्स फ्रॉम बदमपहाड़ रेलवे स्टेशन इन मयूरभंज ओडिशा। तो उसके साथ साथ क्या है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में जो है 3 नए ट्रेन्स भी जो है स्टार्ट किए हैं। She launched the education campaign titled New Education for India और ब्रह्म कुमारीज इन संबलपुर ओडिशा। ठीक है, न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, ये भी एक कैंपेन स्टार्ट किया। कहां पे? संबलपुर ओडिशा में। लास्टली शी ग्रेस द कॉन्वोकेशन ऑफ वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ओडिशा एंड श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे भी वो गए एंड वहां पे जो है जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी है उसमें वो अटेंड किए। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के ऊपर न्यूज है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो न्यूज है वो है एडीबी को लेके। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके ऊपर हम लोग आज का फर्स्ट न्यूज था। तो एडीबी अप्रूव्स $US 500 मिलियन लोन। वो कितना लोन देगा? 500 मिलियन का लोन देगा फॉर हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन। कहां पे? इन महाराष्ट्र। कि महाराष्ट्र में जो हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन और आगे बढ़े, उसी के लिए एडीबी लोन देगा। कितना लोन देगा? 500 मिलियन US का लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है। ऑन नवंबर 23, 2023 द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड अ लोन पैकेज ऑफ 500 मिलियन। किसके लिए? फॉर महाराष्ट्र tertiary care and medical education sector development program which envisages to improve access to quality and affordable tertiary health care and medical education in Maharashtra, ताकि जो टर्शियरी केयर और जो मेडिकल एजुकेशन है वो और बढ़ पाए, बच्चे जो है और ज्यादा से ज्यादा जो है मेडिकल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़े। ठीक है, द प्रोग्राम एम्स टू डेवलप, ये जो प्रोग्राम है इसका एम क्या है? टू डेवलप टर्शियरी केयर एंड मेडिकल एजुकेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग द सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। जहां पे क्या यूज किया जाएगा? सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का इस्तेमाल किया जाएगा, वही मोडालिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। एंड इट विल आल्सो फोकस ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ दिस सेक्टर। और ये किसके ऊपर फोकस करेगा? ऑन क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ दिस सेक्टर, इसके ऊपर भी जो है ये फोकस करेगा। चलो, नेक्स्ट जो न्यूज है वो है सेबी। वो है सेबी को लेकर न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज जो है सेबी को लेकर है। सेबी का चीफ, सेबी का हेड कौन है? माधवी पुरी बुच। ये जो पिक्चर है ये है माधवी पुरी बुच का ये पिक्चर है। सो सेबी चीफ माधवी पुरी बुच इंट्रोड्यूसेस IRRA प्लेटफॉर्म। ये जो है IRRA प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है। IRRA प्लेटफॉर्म मेनली किसके लिए है? जो इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए है, जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में उसका हित के लिए जो है ये एक प्लेटफॉर्म निकाला गया है। नाम क्या है? इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इन्होंने जो है क्या इंट्रोड्यूस किया है? IRRA प्लेटफॉर्म एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कहां पे? BSE में इंट्रोड्यूस किया है। द IRRA प्लेटफॉर्म इनिशिएटेड बाय मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन अंडर सेबीज गाइडेंस एम्स टू रिड्यूस रिस्क फेस्ड बाय इन्वेस्टर्स इन द इवेंट ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस। अब देखो क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लेते हैं, देखो यस बैंक का नाम तो हर किसी ने सुना है। मान लेते हैं किसी ने यस बैंक का शेयर लिया है। ठीक है, यस बैंक का शेयर मान लो 14 रुपए में वो खरीदा था। उसने मान लो 100 शेयर खरीदा था, मान लो उसने 1400 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। अब मान लो मार्केट कंडीशन खराब हो गया है, ये शेयर का प्राइस जो है गिरने लगा है। ये मान लो अभी ये 12 रुपए में है। ठीक है,
तो उसको ये लगा कि अगर 12 रुपए है, इसका मतलब उसका वैल्यू कितना है अभी 1200 रुपए, तो उसको ऑलरेडी 200 रुपए का लॉस हो रहा है। अब मान लो उसको ऐसा लगा कि मेरे को अभी ये बेचना है, यस बैंक का शेयर मान लो किसी ने खरीदा था, उसको ऐसा लगा कि मेरे को अभी ये बेचना है। बट जैसे ही वो बेचने गया तो उसका मान लो जो ऐप है, ठीक है, वो ऐप में क्या हमें देखने को मिला, ग्लिच देखने को मिला। उसकी वजह से क्या है, वो बेच नहीं पा रहा है अपना शेयर, ठीक है। तो इसमें लॉस किसको हुआ है, जो खरीदा है उसको लॉस हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया IRRA, जहां पे लॉगिन करके वो तुरंत जो है ये सामान को बेच सकता है, यानी कि तुरंत वो ये यस बैंक का शेयर को वो बेच सकता है, ठीक है। तो उसी के लिए, कस्टमर्स का हित के लिए, इन्वेस्टर्स का हित के लिए जो है ये बनाया गया, ठीक है, बोथ एट द प्राइमरी एंड डिजास्टर रिकवरी साइट, ठीक है। ये जो है हम लोगों को देखने को मिला। देन एम ऑफ IRRA, इसका एम क्या है, इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद एन अपॉर्चुनिटी, कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे टू स्क्वायर ऑफ और क्लोज देयर ओपन पोजीशन एंड कैंसिल पेंडिंग ऑर्डर्स, कि मान लो जो उसका जो ओपन जो पोजीशंस हैं उसको जो है क्लोज करे या फिर जो स्क्वायर ऑफ करे, एंड जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उसको भी कैंसिल कर सकता है। क्योंकि मान लो अगर मार्केट अगर डाउन में जा रहा है, उसका पेंडिंग ऑर्डर है मान लो बहुत सारा, मान लो उसने ऑर्डर देकर रखा है, अब उसको ऐसा लगा कि नहीं ये बेचना नहीं चाहिए हमको, जो है अभी ऑर्डर देना ही नहीं है। बट अगर मान लो ऐप में जो ग्लिच है उसके वजह से वो कैंसिल नहीं कर पा रहा है, देन वो IRRA प्लेटफॉर्म के थ्रू जाके वो जो है जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं उसको वो कैंसिल कर सकता है। In case of the technical glitches or unforeseen outages that render the trading members site inaccessible, ठीक है, inaccessible। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नीड फॉर IRRA। IRRA का नीड क्या है, विथ इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी इन द सिक्योरिटीज मार्केट, देयर हैज बीन अ राइज इन द इंस्टेंसेस ऑफ ग्लिचेस इन ट्रेडिंग मेंबर्स सिस्टम, कि अभी जो है देखो जितना भी टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग डिपेंडेंस रहे उसमें जो है ये प्रॉब्लम्स, ऐप क्रैश, ग्लिचेस, ये हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा। और उनमें से सम ऑफ विच लीड टू डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिंग सर्विसेज एंड इन्वेस्टर कंप्लेंट्स, उसके वजह से क्या है ट्रेडिंग सर्विसेज और जो इन्वेस्टर कंप्लेंट्स है उसमें भी हम लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिलता है। And in such instances, investors with open positions are at risk of non-availability of avenues to close their positions, particularly if markets are volatile, ठीक है। तो वो लोग जो है क्या नहीं कर सकते हैं, वो लोग क्लोज नहीं कर सकते, वो लोग स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो उसी से बचाने के लिए जो है ये IRRA प्लेटफॉर्म लेकर आया है। कौन लेकर आया है, सेबी लेकर आया है। हाउ टू एक्सेस IRRA, IRRA को कैसे एक्सेस किया जाए। Once the trading member is migrated to the IRRA platform, the investors of the affected trading member will be enabled to access the IRRA platform through a secure login system using their unique client code और investors PAN number। वो क्या है, जो उसका यूनिक क्लाइंट कोड होता है या फिर जो उसका पैन नंबर है उससे वो लॉग इन कर सकता है, फिर एक OTP से वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है, जो उसका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी में भेज दिया जाएगा। द कम्युनिकेशन विल ऑल्सो इंक्लूड अ लिंक, जो कम्युनिकेशन है उसमें एक लिंक भी रहेगा टू एक्सेस द IRRA प्लेटफॉर्म की, ताकि वो IRRA प्लेटफॉर्म को वो एक्सेस कर पाए। सेबी के बारे में अगर बात करें तो सेबी कब फॉर्म किया गया था, अप्रैल 12 1998 को। हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई महाराष्ट्र। चेयरपर्सन कौन है, मधाबी पुरी बूच। देखो नेक्स्ट जो न्यूज है वो है इंडिया का GDP प्रोजेक्शन को लेके। देखो Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया का जो GDP प्रोजेक्शन है वो ICRA के प्रोजेक्शन के तौर पे कितना रखा गया है, 7%। कितना रखा गया है, 7%। सो अकॉर्डिंग टू ICRA लिमिटेड, अगर हम लोग ICRA लिमिटेड के बारे में बात करें, ठीक है, जिसका फॉर्मली नाम क्या था, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी, तो इसके हिसाब से Q2 में GDP ग्रोथ कितना होना चाहिए, 7%। अगर बात करें NSO का, ठीक है, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो उसका अगर हम लोग बात करें Q2 का प्रोजेक्शन कितना था, 7.6%। याद रखना इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस पूछता है। सरपासिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितना प्रोजेक्ट किया था Q2 में, 6.5%, ठीक है। अब देखो जो Q3 का जो प्रोजेक्शन है किसका, RBI का, अभी रिसेंटली 8 को जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में प्रोजेक्ट किया गया, वो कितना है, 7% का है, ठीक है। वो जो है 6.5% से बढ़ा के अभी 7% कर दिया गया है।
उसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ वो कितना है, टू ईज टू 6.8% इन Q2, जिसके साथ सर्विस सेक्टर में हम लोगों को 8.2% ग्रोथ देखने को मिला, एग्रीकल्चर में कम 3.5% और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 6.6%. ICRA maintains a GDP growth estimate of 6% for financial year 24, projecting a slightly lower figure than the MPC's projection of 6.5%. of 6.5%. ठीक है. अब देखो जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस किसके ऊपर है, चैलेंजेस हैं कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर, चैलेंजेस है कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर. देन पोटेंशियल गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो पोटेंशियल जो गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसे हम लोग कैपेक्स कहते हैं वो स्लो डाउन हो रहा है, और वीक एक्सटर्नल डिमांड. अब देखो क्या है कि जो कमोडिटी प्राइसेस है वो क्या है उसके ऊपर अफेक्ट करता है जीडीपी. उसके साथ साथ जो पोटेंशियल गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि मान लो गवर्नमेंट अगर मान लो ब्रिजेस बना रहा है, ठीक है, अगर मान लो हॉस्पिटल्स बना रहा है, ठीक है, देन मान लो अगर स्कूल्स बना रहा है, तो ये क्या है, ये एसेट्स हैं. तो ये क्या है, ये एसेट्स हैं. ठीक है. तो गवर्नमेंट एसेट्स में जब खर्चा करता है उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का अगर खर्चा अगर कम हो जाए तो अल्टीमेटली क्या है, जीडीपी भी कम हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट मान लो जितना ये ज्यादा बिल्डअप करेगा उसका मतलब क्या है, उतना ही जो है हम लोगों को गुड्स प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो जितना डिमांड होगा उस हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ना चाहिए. बट अगर ये अगर कम हो जाए, एसेट प्रोडक्शन अगर कम हो जाए, देन अल्टीमेटली जो है गुड्स एंड सर्विसेज कम होगा. तो ये भी एक रीजन है. उसके साथ साथ वीक एक्सटर्नल डिमांड, मान लो बाहर के जो कंट्रीज हैं वहां से डिमांड ज्यादा नहीं है तो यहाँ पे भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. एंड क्यूमुलेटिव इंपैक्ट्स ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से भी हम लोगों को जो है लोअर जीडीपी ग्रोथ देखने को मिला. ठीक है. The central government to gross capex increased by 26.4% annually to rupees 2.1 lakh crore in Q2, and although this was lower than the rupees 2.8 lakh crore observed in Q1, जो हम लोगों को Q1 में देखने को मिलता है. अगर हम लोग आईसीआरए के बारे में बात करें तो एमडी एंड सीईओ है आईसीआरए का कौन, रामनाथ कृष्णन. हेडक्वार्टर कहाँ पे, गुरुग्राम हरियाणा. एस्टैब्लिश कब हुआ, 1991 में जो है ये एस्टैब्लिश हुआ. चलो नेक्स्ट देख लेते हैं कि आईसीसी जो है क्या इंट्रोड्यूस किया है, स्टॉप क्लॉक मैकेनिज्म को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है. कहाँ पे, मेंस ओडीआई एंड टी20 क्रिकेट टू रेगुलेट टाइम टेकन बिटवीन ओवर्स. अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि जो टाइम लिया जाता है ना, एक एक मान लो ओवर हुआ एंड दूसरा ओवर स्टार्ट होने वाला है, उसके बीच में एक सर्टेन टाइम गैप होता है. वो टाइम गैप को अगर एक्सीड कर जाए उसमें क्या है, जो मैच का जो रिदम है वो बिगड़ जाता है. एंड वो टीम्स इसलिए करते हैं ताकि जो प्लेयर्स है वो जल्दी आउट हो जाए, उसका अपना रिदम बिगड़ जाए. तो ये ना हो और मैच जो है फेयर तरीके से जो है ये मैच कंडक्ट किया जाए, तो इसीलिए जो है ये नियम लाया गया है. देख लेते हैं कि ये नियम असल में है क्या. द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्टॉप क्लॉक इन मेंस one-day international and 20 international and T20 international cricket matches to regulate the time taken between overs. की जो time taken, जो टाइम जो ओवर्स के बीच में जो लिया जाता है उसको रेगुलेट करने के लिए. एंड दिस अनाउंसमेंट वाज वन ऑफ द डिसीजन मेड एट अ बोर्ड मीटिंग ऑफ आईसीसी एट अहमदाबाद गुजरात ऑन 28 नवंबर 2023. और यहाँ पे जो है ये डिसीजन लिया गया कि कैसे जो है हम लोग यहाँ पे स्टॉप क्लॉक का इस्तेमाल करके जो मैच जो है उसको सही रिदम में एंड फेयर तरीके से हम लोग जो है कंडक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्टॉप क्लॉक जो रूल है वो असल में है क्या. व्हाट इज दिस स्टॉप क्लॉक रूल. द बॉलिंग टीम्स इन मेंस ओडीआईज एंड टी20s विल बी इम्पोज्ड अ 5 रन पेनल्टी. उसको जो है 5 रन का पेनल्टी लगेगा. इफ द बॉलर फेल्स टू बोल द नेक्स्ट ओवर विद इन 60 सेकेंड्स, उसको जो है ये पेनल्टी लग जाएगा. मान लो एक ओवर खत्म हुआ, ठीक है, एंड दूसरा ओवर स्टार्ट होने वाला है, उसके बीच में 60 सेकेंड्स का टाइम गैप है. अगर मान लो इसको एक्सीड कर जाता है, देन कितना यहाँ पे पेनल्टी हमें देखने को मिलेगा, 5 रन का पेनल्टी देखने को मिलेगा. बट ये कब हमें देखने को मिलेगा, अगर ये जो इशू है कि 60 ओवर्स को एक्सीड कर रहा है, ये अगर 3 बार हुआ है तो अगर ये 3 टाइम्स हुआ है देन ओनली 5 रन दिया जाएगा. ठीक है. सो देखो, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ओवर फॉर द थर्ड टाइम इन एन इनिंग्स, द स्टॉप क्लॉक will be introduced on a trial basis from
December 2023 to April 2024. The stop clock rule is set to improve the pace of the game and enhance the spectator experience, कि वो जो है जो spectator experience है उसको वो enhance कर पाए. ठीक है. इक्वल पे फॉर फीमेल एंड मैच, जो मेल एंड फीमेल मैच ऑफिशियल्स, इसके बारे में बात किया गया कि जो आईसीसी है इन्होंने अनाउंस किया है कि जो रेफरीज हैं या फिर जो अंपायर्स हैं, ठीक है, तो उसको क्या है सेम जो है यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा. तो इससे क्या है जो जेंडर इक्वालिटी है उसको भी यहाँ पे प्रोमोट किया जा रहा है. ध्यान में रखना कि ये जो है जनवरी 2024 से ये लागू किया जाएगा. उसके साथ साथ जेंडर एलिजिबिलिटी रेगुलेशन, ठीक है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू न्यू जेंडर एलिजिबिलिटी रेगुलेशन मेल टू फीमेल पार्टिसिपेंट हु हैव अंडरगॉन मेल प्यूबर्टी विल नॉट बी एलिजिबल. यानी कि ये मेनली किसके लिए है, मान लो जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ट्रांसजेंडर क्या है वो फीमेल ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, मेल ट्रांसजेंडर भी हो सकता है. अगर मान लो कोई मेल ट्रांसजेंडर है वो फीमेल ट्रांसजेंडर के साथ जो है वो मैच खेल नहीं सकता. ठीक है. तो बाय द न्यू रूल ट्रांसजेंडर प्लेयर्स आर नॉट एबल टू प्ले इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट एंड फॉलोइंग दिस, और इसी की वजह से जो ऑस्ट्रेलियन बॉर्न ट्रांसजेंडर है, नाम क्या है, डैनियल मैकगाहे, who played for Canada announcement her retired from international cricket. तो उन्होंने जो है रिटायरमेंट ले लिया है. Daniel McGahey was the first transgender cricketer to take part in an official international match when she played for Canada against Brazil in September 2023. तो बोला जा रहा है कि जो डैनियल मैकगाहे है ये क्या है, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर क्रिकेटर है जिन्होंने एक ऑफिशियल इंटरनेशनल मैच में यहाँ पे जो है पार्ट लिया था, जो कि प्ले किया गया था किसके लिए, फॉर कनाडा अगेंस्ट ब्राजील इन सितंबर 2023. ठीक है. चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.